Students, let us discuss the exercise 1.5. Doubts we will take. Question number 1. We have to classify these are rationals or irrationals. So this is 2 minus square root 5. This 2 is rational number it is. Because 2 can be written as this 2 upon 1. So integer upon integer, this is not equal to 0. So this is rational. 2 is rational and this square root 5 is irrational, and this is difference. Minus means difference. So this is rational, this is irrational, and this is difference. The difference of rational and irrational is always irrational. ये हमें पता है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज में, ध्यान से आप देखो तो सुनो. तो therefore 2 minus root 5 is irrational. सेकेंड पार्ट नाउ. अब ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड पार्ट में कि चेक वेदर दिस इज रैशनल और इरेशनल, या क्लासीफाई इट इज रैशनल और इरेशनल. तो इसको देखने से हमें कुछ पता नहीं लगेगा ये रैशनल है या इरेशनल. पहले इसको सिंप्लीफाई करो. तो ओपन दिस ब्रैकेट दिस एंड माइनस रूट 23 एज इट इज. तो दिस इज प्लस रूट 23, दिस इज माइनस रूट 23 एंड बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस कैंसल. मीन्स दिस माइनस दिस इज 0. तो what we get? These both cancel. What we get? 3 only, and 3 के नीचे 1 होता. अंडरस्टूड है. तो ये रैशनल बन गया. सो अल्टीमेटली ये पूरा नंबर कैसा हुआ? Therefore 3 plus root 23 and bracket minus root 23 is a rational it is. ये लिखना चाहिए बल्कि दिस इज रैशनल. नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन दिस 2 upon 7 and root 7 upon root 7. Root 7 if we cancel, so what we get? 2 upon 7, what is this? Rational. So therefore 2 root 7 upon 7 root 7 is a rational it is. क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रैशनल बनता. देखो नाउ दिस फोर्थ पार्ट, दिस 1 upon square root it is. 1 is नॉन जीरो रैशनल. देखो जब डिवीजन और प्रोडक्ट की बात आ जाए ना, कोशेंट एंड प्रोडक्ट की, ये तो देखो ना एडिशन की बात चल रही थी यहाँ, डिफरेंस की. और ये तो हमने सिंप्लीफाई किया तो इससे वैसे ही कट गया, तो रैशनल ही बच गया था. ये तो ऐसे ही ये कैंसिल होकर के ये रैशनल बच गया था. तो लेकिन यहाँ एक ये है नॉन जीरो रैशनल एंड दिस इज इरेशनल. द कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल, द कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. एक नॉन जीरो रैशनल और दूसरा इरेशनल, उनका कोशेंट जो है ना क्या होगा? इरेशनल. सो दिस इज इरेशनल. 2 into पाई, 2 into पाई. तो 2 एज इट इज इंटू पाई. 2 इज वाट? नॉन जीरो रैशनल इट इज. 2 तो रैशनल है, 2 upon 1 होकर के, एंड दिस पाई इज इरेशनल. तो ये बीच में प्रोडक्ट है. द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. अब थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन में उसने लिखा है कि भाई पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. सी इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. सी क्या है जी? इसने गिवन है, ऐसा दे रखा होता भी है. पाई की आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज पाई, तो यही डेफिनेशन है पाई की. द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. ठीक, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. ये जो इसका रेशियो होता है ना, इसी को पाई कहते हैं. ठीक है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर इज कॉल्ड पाई. अब ये कह रहा है कि भाई पाई तो होती है इरेशनल. ठीक है, पाई इरेशनल ही होती है, लेकिन ये है सी अपॉन डी की फॉर्म में. जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में. तो कह रहा है कि ये रैशनल दिख रहा है. इट सीम्स ये रैशनल कह रहा है. देखो ध्यान दे, सीम्स का मतलब क्या है? ये दिखाई देता है कि ये रैशनल है. देखो
कोई भी चीज़ जैसी दिखाई देती है ज़रूरी नहीं है वो वैसी होती है। जैसे कई बार जो है ना, अंधेरे में एक रस्सी यूं यूं पड़ी है यूं, तो उसका सांप दिखाई देता है। बताओ क्या दिखाई देता है? सांप। अब सांप तो वो है नहीं, जरूरी थोड़ी है बस सांप दिखाई देता तो सांप ही होगा। ठीक है, तो ये सी अपॉन डी हमें दिखाई देता है, वह रेशनल ही होगा, क्योंकि सी अपॉन डी तो रेशनल होते हैं। इरेशनल को तो पी अपॉन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, लेकिन इरेशनल को भी हम पी अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। उसमें साथ में ये पी और क्यू की कंडीशन होती है, वो इंटीजर होने चाहिए। इसने कहाँ कहा आगे सी एंड डी आर इंटीजर्स? कहा कहीं है बस सी भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो मैनी नंबर्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ ए सी अपॉन डी विच आर इरेशनल्स, जो रेशनल नहीं होते। देखो ये एग्जाम्पल, ये पी अपॉन की फॉर्म है, ये पी है, ये क्यू है, या ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है। ये देखो कितने नंबर सी अपॉन डी की फॉर्म में है, तो जरूरी थोड़ी है ये रेशनल होंगे। अगर ये कह देना सी एंड डी आर इंटीजर्स, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी। किसी कहा नहीं सी एंड डी आर इंटीजर्स, ये तो दे ही नहीं रखा है। तो सी एंड डी अगर इंटीजर कह दे, वो लिख दे वहाँ पर सी एंड डी आर इंटीजर्स, फिर गलत बात है। अब कोई गलत बात नहीं है। देखो ये इरेशनल है सारे, ये अल्टीमेटली इरेशनल है, इरेशनल है। द क्वोशंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ऐसे ही है। और ये भी पूरे नहीं करते, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये पूरा कटता ही नहीं, ये भी इरेशनल है ये पूरा। तो सी अपॉन डी फॉर्म में बहुत सारे इरेशनल होते हैं, तो इसलिए पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन दैट सी एंड डी आर इंटीजर्स। और वैसे भी पाई इज इक्वल टू कई जो है ना कहते हैं 22.7 होता है। ये भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। ये पाई इज इक्वल टू लिखते हैं ना, ये हम वैसे ठीक नहीं लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। हम काम चलाने के लिए जो ना वैल्यू ये भर देते हैं। अगर ये काम चलाओ वैल्यू भरोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भरोगे, तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही आना फिर, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो रैशनल है, और ये क्या है? इरेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन है, बल्कि ये कंट्राडिक्शन है 100%। बट ये इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो होती नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ओके, तो पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो इरेशनल होते हैं ना, उनको पी अपॉन की फॉर्म में तो ऐसे लिख नहीं सकते जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। वैसे तो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे ये लिख रखे, बट साथ में ये लिख देना पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, फिर नहीं लिख सकते। ओके, अगर पी एंड क्यू इंटीजर्स नहीं हैं तो इरेशनल हो सकते हैं, ये रहे जैसे, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। तो इसके फैक्टर कर लो, मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं ऐसे ऐसे, इसके फैक्टर करो। 3 × 3.9 है, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना जहाँ लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, इस नाम से है। वो सारे ऐसे ऐसे मैंने सिखा रखे हैं, फिर भी चलो एक बार मोटे से देख लेते हैं। ये 2 फैक्टर हो गए। तो पहला पार्ट कौन हुआ? 3। तो मैंने 0 से लेकर 3 तक एक पार्ट ले लिया, इसका नाम A लिख दिया, इसका B। आगे हमारा है अगला पार्ट है 3.1। तो 3 स्टेप तो पूरे, चलो इससे आगे 1 2 3 और 0.1 है तो थोड़ा सा और आगे चलो। अब क्या है, जो ये C है ना, C AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। AC का, AC को लेना है। अब कैसे करना है, C पे कंपास रखा और आधे से ज़्यादा खोल के यो आर्क लगाई, ऐसे ही उतनी खुले खुले ये आर्क काटे, और इनको आपस में मिलाते हुए जहाँ भी जाएंगे वो खींच दिया, वो मिड पॉइंट आ गया। इस AC का क्या आ गया, ये P है, P मिड पॉइंट आ गया।
तो इस पे कंपास रख के कि ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया ऐसे। मेरे पास कंपास नहीं है ना ओरिजिनल, इसलिए ये ऊट पटांग सा बन गया। अब क्या करना है, जहाँ वो हमारा पॉइंट बी था ना, बी, वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल उठाना है। वो जहाँ हमारे सेमी सर्कल को काट जाएगा, जो ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो इतना लंबा लाइन सेगमेंट है, ये गारंटी से 9.3 का है, रूट 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये इतना कंपास खोलो, अब इतना कंपास खोल के और 0 पर रख के, और जहाँ भी कटता वहाँ काट दो। 3 से थोड़ा सा आगे कटेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र। और इसको थोड़ा सा यूँ लिख के और इसके ऊपर लिख दो √3। जैसे एक बार फिर बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। एक लाइन, नंबर लाइन ली, तो एक पॉइंट तो कौन था, इसके 2 फैक्टर करे थे ना √9, इसके 9.3 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 × 3.1। आप इसके फैक्टर √9.3 × 1 भी कर सकते हैं, बेशक ये भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, छोटे फैक्टर बन जाएंगे, छोटा बनेगा थोड़ा सा बनने में। क्या, तो 3 ले लिया, दूसरा पार्ट क्या था 3.1, तो इससे आगे हम 3 स्टेप और चले, 1 2 3, वही 3.1 करेंगे तो यहाँ 6.1 आ जाएगा। तो इतने लंबे लाइन सेगमेंट का फिर हमने ऐसे ही वो जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, और यहाँ से हो तो इसको खींच दिया। जो हमारा ये पॉइंट आया मिड पॉइंट, इसका नाम है H, सपोज कर लिया H। अब इस H को जो है ना मिड पॉइंट ले करके, यानी कि इस पे रख के कंपास, और ए जितना खोल के, ए जितना, और एक ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया ऐसे। क्या ड्रा कर दिया, सेमी सर्कल। और हमारा जो बी पॉइंट है ना, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिया यूँ, बेशक ये भी कट जाओ ए ऐसे। तो इसको 90 डिग्री को जब उठाएंगे तो ये वाला हमारे सेमी सर्कल को काट देगा ऊपर। ये हमारा √9.3 आ गया। यहाँ से कंपास से माप करके, यहाँ से कंपास से माप करके इसको ऐसे इतना कंपास खोल के, इतना कंपास खोल के, और ऐसे 0 पे रख के काट लेना। जहाँ आएगा ना, जहाँ भी इसको आप काटोगे वहीं पर उसका नाम √3 लिख देना। ये सारा काम पेंसिल से करना प्लीज़, कहीं कोई गलती हो जाए तो हम ठीक भी कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना था या रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर से। देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें इरेशनल नंबर आया हुआ है ये सारा। द डिफरेंस ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये पार्ट कैसा है, इरेशनल। इसको हमने रेशनल बनाना है, तो दिस एज इट इज ऐसे कैसे लिखा, इनटू, इनके बीच का साइन चेंज करना है, प्लस दिस, और जितना ही आया उतना ही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, और नीचे a - b, a + b, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a² - b²। तो यहाँ पर गलती से कई बार रूट लग जाता है, ये 2 है ओनली, ध्यान दें। तो ये क्या हुआ, √2 7, ये हो गया +2, √7 + 2 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बीच में माइनस है तो 3, और ये आ गया। अब इसका देखो डिनोमिनेटर को देखो ना, न्यूमरेटर को नहीं। डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है, अब देखो, तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना ही रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। ओके, सिंप्लीफाई हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर। देखो ये एक्सपोनेंट क्या है, ये देखो एक्सपोनेंट, दिस 3 × 3 × 3 × 3, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 इटसेल्फ के साथ खुद ही, 3 × 3 × 3 × 3, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। हाउ मनी टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। तो हम 3 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 की एक्सपोनेंट 4। ये एक्सपोनेंट ये 4 होता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कैसी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंशियल बना है। क्या बना है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, इसको, ये जो इसको बेस बोलते हैं, बेस, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट। ठीक है, सही शब्द इसके लिए एक्सपोनेंट है। इसको पावर भी कह देते हैं कई सारे, लेकिन एक्सपोनेंट बोलना अच्छा है। 3 and its exponent is 4।
क्यों 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया था 4 टाइम्स। अगर यहाँ एक बार और 3 आ जाता तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ के साथ 5 टाइम्स, फिर यहाँ 5 एक्सपोनेंट हो जाती। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड कितनी टाइम्स n टाइम्स, ऐसा ऐसा कितनी बार हुआ है n टाइम्स। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 n टाइम्स हुआ है। तो जितनी बार हुआ उतनी एक्सपोनेंट हो जाएगी। बेस कौन है 5, कौन मल्टीप्लाई हुआ है 5, कितनी बार हुआ है n टाइम्स। तो ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। व्हाट इज बेस हेयर 5, एक्सपोनेंट इज n। ठीक है। अब हमारे कुछ एक्सपोनेंट के कुछ जो है ना लॉज होते हैं। जैसे ये बेस है, बेस कौन है 3, एक्सपोनेंट कौन है 5, बेस कौन है 3, एक्सपोनेंट कौन है 2। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इफ एक्सपोनेंट्स आर इफ बेसिस आर सेम, दोनों के बेस कौन है 3, यहाँ बेस कौन है इसमें बेस 3, एक्सपोनेंट 5, बेस 3, एक्सपोनेंट 2। तो बेस कौन है दोनों में 3, तो दोनों के बेस सेम है कि नहीं है। इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स आर एडिड, दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। बेस वही रहेगा 3, यहाँ बेस कौन था 3, यहाँ बेस कौन था 3, तो यहाँ भी बेस कौन रहेगा 3, लेकिन कौन ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। कब इन मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन में ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये न्यूमरेटर वाला होता है, ये डिनोमिनेटर वाला, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये जरूरी नहीं है कोई छोटा बड़ा हो। सपोज ये ऐसा होता 5 its exponent is 2 and divided by 5 its exponent is 7। सपोज ऐसा होता तो बेस तो वही है 5, सेम बेस है ना। और अब की बार डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती ऐड कर देते 9 हो जाते, बट यहाँ डिवीजन है तो इस न्यूमरेटर वाले में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी 2 - 7 एंड 5 2 - 7 इज हाउ मच -5। ये होगा फिर। तो दो नियम आप समझ गए कौन कौन से। इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स आर एडिड, इफ बेसिस आर सेम इन डिवीजन एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ बेस कौन है 8, एक्सपोनेंट -2, बेस कौन है 8, एक्सपोनेंट 5। दोनों के बेस सेम है कि नहीं है, पहले ये देखो। बेसिस आर सेम, तो इन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स आर एडिड, 2 and 5 आर एडिड, तो बेस एज इट इज, और -2 and +5 व्हाट वी गेट 8⁻3। ऐसे ये देखो 2 its एक्सपोनेंट इज 7 डिवाइडेड बाई 2 its एक्सपोनेंट इज 14। बेस सेम है कि नहीं दोनों में, ध्यान से देखो कौन सेम है, बेस बिल्कुल सेम है बेस। इन डिवीजन एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, 7 में से ये 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 आ जाएगा। और इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो इसके नीचे क्या है यहाँ 1, तो इसको आप यूँ कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसके नीचे क्या है 1, पलट दो इसको, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनाना है तो, नहीं तो ये भी चल जाएगा, ये भी ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसको और सीखो। बेस कौन है 3, इसके एक्सपोनेंट 2, फिर उसके एक्सपोनेंट 2, फिर उसकी 2 विद ब्रैकेट। अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आती जाएं विद ब्रैकेट, ध्यान देना ये मैं साथ में बोल रहा हूँ विद ब्रैकेट। तो बेस कौन है 3, देन दिस एक्सपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड 2 × 2 4 × 2 8। ओके, दीज आर मल्टीप्लाइड, लेकिन विदाउट ब्रैकेट हो, जैसे ये है यहाँ ब्रैकेट नहीं है बीच में, देखो ब्रैकेट नहीं है, तो क्या होगा ये 3, ये अब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ऊपर से सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखो 2 स्क्वायर क्या है 4, तो ये एज इट इज लिखो नीचे वाला 3 स्क्वायर, और ये सिंपलीफाई किया तो क्या आया 2 स्क्वायर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, अब ये आ गया सिंपलीफाई करना इसको। बेस 3 एज इट इज, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16।
2 की पावर 4 क्या हो गया 16। क्लियर इट इज। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अब इसके एक्सरसाइज 1.6 के। वेरी इज इट इज। देखो एग्जाम्पल 1 है ये एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट देखो। ये जो डॉट लगा होता है ना, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन इट इज। ये जैसे होता है ना 3.2, ये डेसिमल नहीं होता, डेसिमल नीचे की साइड लगता है, यहाँ डेसिमल थोड़ा नीचे लगता है, और ये जो डॉट है ना बिल्कुल बीच में लगता है यूँ, तो ये प्रोडक्ट का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान रखना डेसिमल में इसमें। अब ऐसे लिख दो 7.5.2.3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, और मैं ये लिख दूँ 7.5.2 और 3, ये थोड़ा इसके नीचे की साइड में होना, तो ये तो डेसिमल है, और बीच में है तो ये प्रोडक्ट है। 3 × 2 6, 6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल का इसका ध्यान रखना। तो डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिस क्या है दोनों के, यहाँ बेस कौन है 2, इसके एक्सपोनेंट कौन है 2/3, इसके एक्सपोनेंट कौन है 1/3। तो बेसिस आर सेम, तो बेस तो वही रहेंगे, तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है ऐसे, तो एलसीएम लेकर के ऐड कर देना ऐसे। 1/2.3 + 1 एलसीएम लेके ऐड किया तो क्या आया 1, तो एलसीएम लेके इनको ऐड किया तो 1 आया। 2 की पावर 1 ही होता है ऐसे। समझ में आया। एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 2 की पावर 2/3 लिखना है मान लिया, तो कुछ बच्चे यूँ लिख देते हैं 2 की पावर 2/3, एक्सपोनेंट यूँ लिख देते हैं। ये तो मिक्स फ्रैक्शन होगी, बताओ एक्सपोनेंट थोड़ी हुई। 2 बेस से, ये जो बेस की जो ये सिधाई है ना, इसे ऊपर पावर लिखा करो ऐसे ऐसे। 2 की एक्सपोनेंट 2/3 ऐसे, ये इसके यहाँ मत आने दिया करो, जैसे ये है ये, इसका भी थोड़ा ध्यान देना। तो हो गया ये सेकंड पार्ट। देखो एक्सपोनेंट है, फिर एक्सपोनेंट है, किसके साथ है ब्रैकेट के साथ। तो मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के साथ एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट ऐसे लगी हो ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस कौन है 3, तो ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट देखो मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 4, 4/5 ये आ गया। ओके, अब जैसे ये है बेस सेम है, और ये सिंबल किसका है, ये डिवीजन का सिंबल है ये। तो बेसिस आर सेम इन डिवीजन, एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, इसमें से ये घटेगी, बेस तो 7 रहेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, रफ में कर लो ऐसे। एलसीएम लिया 15, 5 से इसको डिवाइड किया 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, 3 से इसको डिवाइड किया 5 से, ये 3 - 5 इज -2/15, तो 7 की पावर -2/15 हो गई। अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है तो ऐसे इसके नीचे 1 है ना, जो 1, इसको यूँ पलट करके लिख देना, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे पॉजिटिव अच्छा होता है, लिख दे तो। ओके, अब ये देखो क्या बेस सेम है, बिल्कुल भी बेस सेम नहीं है, पर एक्सपोनेंट सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो और यहाँ सिंबल या तो प्रोडक्ट का हो या डिवीजन का हो, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 1/5 इसकी थी, 1/5 इसकी थी, 1/5 को कॉमन ले लिया, सब की इकट्ठी लिख दी हूँ, तो अंदर क्या बच गया 13 × दिस, तो क्या बच गया दिस 13 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 221, और इसकी पावर 1/5। पावर कॉमन कब कब ले सकते हैं, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, बेस चाहे भले ही अलग अलग हो। 2 इट्स एक्सपोनेंट इज 5 डिवाइडेड बाई 7, इट्स एक्सपोनेंट इज 2, और एक्सपोनेंट सेम करो भाई, बेसिस आर नॉट सेम बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो डिवीजन में भी जो है ना क्या हो जाता है, ये पावर कॉमन हो जाती है ऐसे, 2 / 7 है ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 और ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके ऊपर लिखा मिलेगा सिंप्लीफाई।
तो देखो एक तो पावर नेगेटिव है और एक पावर रेशनल फॉर्म में भी है, तो क्या करना चाहिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो 64 को। किसमें लिखो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 64 के। देखो ये किए 64 के फैक्टर किए तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ये तो था 64, ये है 2 की एक्सपोनेंट 6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 64 की। तो हमने ये जो 64 इसकी जगह ये लिखा। अब हमने देखा एक्सपोनेंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंट आ गई ब्रैकेट के साथ, तो हमने बताया था इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 से ये कट के -2 आ गया, तो बेस 2 एंड इस एक्सपोनेंट माइनस। इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे कर लियो, 2 की पावर 2 तो छोटा है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये 1/4 भी ठीक है। ओके।